हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर 5 और अध्याय का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 9 वीडियो बना दिया है और उन सभी वीडियोज के लिंक ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे देखने को मिल जाएंगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि इस चैप्टर के बारे में आपकी जो समझ है वो बेहतर हो सके। इस वीडियो में मैं आपको हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया जैसे विकारों के बारे में बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वंशावली विश्लेषण, मेंडलीय विकार तथा गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। और इसमें जो मेंडलीय विकार में आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने कि मेंडलीय विकार में क्या क्या आता है, तो इसमें वर्णांधता है, हीमोफीलिया है या सिकल सेल एनीमिया है। ये सभी विकार हैं वो क्या है, मेंडलीय विकार है। और इनकी वंशागति कैसे होती है, किस तरह से ये लड़कियों में या फिर लड़कों में यानी किस तरह से ये वंशागत होते हैं, माता पिता से कैसे बच्चों के शरीर में जाते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करके और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ हीमोफीलिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए हीमोफीलिया वास्तव में है क्या। तो देखिए, जिस व्यक्ति के शरीर में हीमोफीलिया नामक ये विकार होता है यानी हीमोफीलिया बीमारी होती है, उसके शरीर में रक्त थक्का बनने की जो शक्ति होती है वो लगभग नगण्य होती है, यानी कह सकते हैं नहीं के बराबर होती है। अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसके शरीर में रक्त का जो थक्का बनता है वो बनेगा नहीं। आपने देखा होगा, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के, लड़का हो या लड़की या फिर वृद्ध व्यक्ति ही क्यों हो, उसका हाथ कट जाता है या फिर कहीं भी कट जाए, हाथ पैर कहीं पे कट जाए, तो थोड़ी देर के बाद ब्लड का वहाँ पे थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। और उस थक्का के बनने के बाद क्या होता है कि रक्त का बाहर आना रुक जाता है। लेकिन अगर सेम कंडीशन, यही स्थिति किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जिसके शरीर में हीमोफीलिया नामक विकार है, तो क्या होगा, उसके शरीर में रक्त का थक्का जल्दी से बनेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, बहुत ज़्यादा रक्त शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसकी वंशागति कैसे होती है ये बताता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेंडलीय विकार है, यानी इनकी वंशागति किसके द्वारा होती है, तो जीनों के द्वारा होती है। ये विकार भी जीनों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और इनकी वंशागति भी जीनों से ही होती है। ठीक है, कैसे होती है तो चलिए देखते हैं हम हीमोफीलिया के लिए। इसमें एक चीज और आपको याद रखना है कि यह एक क्या है, यह एक लिंग संलग्न यह एक लिंग संलग्न विकार है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यह क्या है, यह एक लिंग संलग्न विकार है। इसका मतलब क्या है, इसको प्रभावित करने वाले जो जीन होते हैं वो लिंग क्रोमोसोम पे होते हैं। और आपको पता है कि लिंग क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो मादा में जो लिंग क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, XX होता है, यानी 22 जोड़े तो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा होता है वो XX के रूप में रहता है। जबकि नर के शरीर में, यहाँ पे मैं नर के शरीर में XY के रूप में रहते हैं गुणसूत्र। नर में क्या होता है कि 22 जोड़े जो क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। और यहाँ पे जो 23वां जोड़ा है वो XY के रूप में रहता है। ठीक है, तो जो हीमोफीलिया क्या है, ये लिंग संलग्न रोग है, यानी ये लिंग क्रोमोसोम पे आधारित जो जीन होते हैं, जो लिंग क्रोमोसोम है उस पे जो जीन होते हैं, उनके जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, तो उनके कारण हीमोफीलिया उत्पन्न होता है। और देखिए, इसमें और स्पेसिफिक जाए हम लोग, ये एक याद रखिएगा, ये तो सत्य है। उसके बाद भी अगर यह एक लिंग क्रोमोसोम है, ये लिंग संलग्न क्रोमोसोम है, तो वास्तव में लिंग क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक X होता है और एक Y होता है। अब मादा में XX होते हैं जबकि नर में XY होता है। तो अब उसमें भी XY में ये किस पे पाया जाता है, ये केवल पाया जाता है X वाले पे। किस पे पाया जाता है, केवल इससे जो संबंधित जीन होता है वो किस गुणसूत्र पे होता है, तो केवल X पे होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यह, इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, यह एक X
लिंग संलग्न विकार है। ठीक है, ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो संबंधित जीन होते हैं, हीमोफीलिया को जो प्रभावित करने वाले जीन होते हैं, वो इस एक्स गुणसूत्र पे ही पाया जाता है। तो चलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक नर है और एक दूसरी मादा है। जो मादा है वो क्या है कि वो हीमोफीलिया रोग की वाहक है। ठीक है, वाहक को इंग्लिश में कहते हैं कैरियर। ठीक है, वो क्या है? कैरियर है, यानी वाहक है। इसका मतलब क्या है कि वो वाहक तो होगी, मतलब जो मादा है उसको ये हीमोफीलिया नामक बीमारी नहीं होगा, लेकिन उसके माध्यम से दूसरे यानी उसके बच्चे में वो बीमारी जा सकती है, उसे हम वाहक कहेंगे। क्योंकि इस मादा को बीमारी नहीं होगा, जबकि इसकी जो संतानें होंगी, चाहे लड़का हो या लड़की, उसमें ये बीमारी हो सकती है, तो इसलिए उसको हम लोग वाहक कहेंगे। और जो दूसरा नर है वो क्या है? सामान्य है। सामान्य है, इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। तो आपको पता है कि नर में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? तो एक्स और वाई होते हैं। जबकि मादा में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? तो इसमें केवल एक्स और एक्स होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मादा क्या है? वाहक है। यानी इस पे क्या है कि एक क्रोमोसोम पे, आपको बताया मैंने कि एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया से रिलेटेड जीन होते हैं, तो ये वाला ऐसा क्रोमोसोम है जो हीमोफीलिया को प्रभावित करने वाला जीन है। यानी इस एक्स क्रोमोसोम पे ये जो जीन है वो एब्सेंट है, यानी उसमें कोई म्यूटेशन हो गया या उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, कुछ उसमें बदलाव हो गया, ये उसको दिखा रहा है। अब मान लीजिए दोनों के बीच शादी होती है और दोनों के बीच संबंध बनता है, तो इनके जो पुत्र होंगे, देखिए क्या कंडीशन बन सकता है। हो सकता है जब इन दोनों के बीच संकरण हो तो यहाँ से नर में से इस एक्स का, इस जो एक्स वाले गुणसूत्र है, नर में से क्या आ जाए? एक्स वाला ये गुणसूत्र आ जाए, और मादा में से ये एक्स वाला गुणसूत्र आ जाए। ठीक है, तो इस बार जो बच्चे में गुणसूत्र जा रहे हैं वो कौन कौन से जा रहे हैं? तो देखिए एक्स और एक्स जा रहे हैं। यानी इस बार जो लिंग होगा संतान का वो क्या होगा? मादा होगा। और मादा में देखिए दोनों एक्स एक्स हैं और किसी पे भी ये एच वाला जीन नहीं है, यानी ये जो मादा होगी, यानी जो लड़की होगी, ये बिल्कुल स्वस्थ होगी। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हो सकता है कि उस व्यक्ति में, मतलब इस बार जो अगली संतान हो उसमें क्या हो कि यहाँ से तो एक्स क्रोमोसोम जाए, लेकिन इस बार ये जो मादा में से आने वाला है वो ये वाला क्रोमोसोम चला है। तो इस बार देखिए क्या होगा, ये तो नॉर्मल आएगा, ये वाला एक्स हो जाएगा, और दूसरा जो ये गुणसूत्र आएगा तो ये आ जाएगा एक्स, और इस बार चूंकि एक्स पे एच भी मौजूद है तो ये एच आ जाएगा। और इस बार जो इस संतान का मतलब इसका लिंग होगा वो क्या हो जाएगा? मादा होगी। ये क्या होगी? मादा होगी। लेकिन मादा के साथ वो क्या होगी? वाहक होगी। वाहक का मतलब क्या है कि इस मादा को वो बीमारी नहीं होगा, यानी हीमोफीलिया बीमारी इसको नहीं होगा, लेकिन इसकी जो संतानें होंगी, इसकी जो अगली पीढ़ी में इसके बच्चे होंगे, उनको वह बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाहक होंगे। अब दूसरा कंडीशन मानते हैं, दो हो गया, दो कंडीशन और होते हैं आपको पता है। तीसरा कंडीशन मानते हैं कि इस बार ये वाला वाई गुणसूत्र जाता है नर में से, और इधर से ये वाला एक्स गुणसूत्र आता है कहाँ से? मादा से। तो इस बार देखिए क्या हो जाएगा, इस बार इनका हो जाएगा एक्स और वाई, यानी इस बार जो संतान होंगी उनकी वो कैसा होगा जी? वो नर होगा। ठीक है, वो नर होगा। और देखिए दोनों में से किसी पर भी ये एच वाला नहीं है, इसका मतलब ये नर बिल्कुल स्वस्थ होगा। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि चौथा कि ये एक्स गुणसूत्र इधर से मादा में से एक्स गुणसूत्र आए ये वाला, और नर में से ये वाला गुणसूत्र जाए। तो इस बार जो संतान के शरीर में गुणसूत्र मौजूद होगा वो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा एक्स और वाई। साथ ही चूंकि ये वाला गुणसूत्र आया है तो इस गुणसूत्र पे ये एच वाला जीन भी रहेगा, यानी ये इस जीन में परिवर्तन हुआ है, यानी इसमें म्यूटेशन हुआ है, तो इस जीन में प्रॉब्लम भी रहेगा। तो इस बच्चे का जो लिंग होगा वो तो हो जाएगा नर, और नर के साथ ये क्या होगा? ये वाहक नहीं, ये हीमोफिलिक होगा। हीमोफिलिक इसे कहते हैं हम लोग हीमोफिलिक। हीमोफिलिक कहने का मतलब क्या है कि यह नर जो होगा, यह बच्चा जो होगा, वो हीमोफीलिया नामक रोग से ग्रसित होगा। ठीक है, यानी इसको यह रोग या विकार इसको हो चुका होगा। ऐसा क्यों होता है?
कि जो लड़कियां हो रही है यानी जो जिसका लिंग मादा हो रहा है वो केवल वाहक हो रही है, जबकि जो नर हो रहा है वो हीमोफिलिक हो रहा है यानी उसको बीमारी हो जा रही है। इसका कारण यही है कि इसमें देखिए प्रत्येक व्यक्ति में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में चूंकि 2 गुणसूत्र होते हैं और दोनों एक्स होते हैं, तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं है, दोनों एक्स बिल्कुल स्वस्थ है तो मादा बिल्कुल स्वस्थ होगी। दूसरे में क्या होता है कि भले ही एक क्रोमोसोम जो एक वाला एक एक्स क्रोमोसोम है इसमें समस्या है, इसके जीन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, इसके जीन में म्यूटेशन हुआ है, लेकिन मादा के पास एक दूसरा भी तो एक्स क्रोमोसोम है, तो ये एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल स्वस्थ रहता है और यही प्रभावी रहता है जिसके कारण यह हीमोफीलिया रोग को उत्पन्न नहीं करने देता है। भले ही अगले पीढ़ी में उसके बच्चों को वह रोग हो सकता है लेकिन मादा के शरीर में ये उत्पन्न नहीं होगा। जबकि नर में क्या होता है, नर में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उस पर उपस्थित जीन अगर अब्सेंट हो या उसमें क्या हो गया हो, म्यूटेशन हो गया हो, कोई परिवर्तन हो गया हो, तो उस स्थिति में उस नर को हीमोफीलिया नामक रोग हो जाएगा और उसे हम लोग हीमोफिलिक कहेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा कंडीशन है कि क्या मादा कभी बीमार नहीं होगी, यानी मादा में क्या हीमोफीलिया हो ही नहीं सकता है? तो ऐसा नहीं है, मादा में भी हीमोफीलिया होता है, लेकिन कब हीमोफीलिया होगा? जब क्या हो कि नर भी हीमोफीलिया से ग्रसित हो, क्या हो, नर भी हीमोफीलिया से ग्रसित हो और मादा भी हीमोफीलिया की कम से कम वाहक हो, तभी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जल्दी से इसको बना लेते हैं क्योंकि मान लीजिए कि ये एक्स एक्स है, एक्स वाई लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स एक्स है, यानी ये नर है और ये क्या है, ये है मादा। ठीक है, और नर पे भी क्या है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है एक्स वाई, और यहाँ पे भी नर पे जो हीमोफीलिया को प्रभावित करने वाले जीन हैं वो अनुपस्थित हैं या फिर इसमें म्यूटेशन हुआ है, और मादा में भी ऐसा ही है। तो इस बार क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि इधर से ये वाला गुणसूत्र आता है और मादा में से ये वाला आता है, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, बच्चे में कौन से गुणसूत्र रहेंगे, एक्स एच और फिर एक्स एच। यानी इस बार देखिए इसका जो लिंग होगा वो क्या हो जाएगा, इसका तो मादा होगा, लेकिन चूंकि मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम थे और दोनों एक्स पे जो ये जीन है एच यानी हीमोफीलिया को प्रभावित करने वाले जो जीन है वो या तो अब्सेंट है यानी अनुपस्थित है या फिर उसमें म्यूटेशन हो गया है, जिसके कारण इस बार जो ये मादा होगी ये क्या होगी, ये हीमोफिलिक होगी। हीमोफिलिक कहने का मतलब क्या है कि यह जो मादा होगी वो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होगी। जबकि दूसरा कंडीशन देखेंगे कि मान लीजिए इसमें से ये वाई वाला जाता है और इसमें से क्या होता है कि ये एक्स वाला आता है, तो इस बार जो लिंग होगा वो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, और इस एक्स पे एच होगा, यानी इस पे जो नर होगा इस बच्चे का लिंग क्या होगा, नर होगा, यानी ये लड़का होगा, लेकिन इसको भी हीमोफीलिया होगा। तीसरा कंडीशन माने कि ये वाला एक्स है और इधर से एक्स जाए, तो इस बार क्या होगा, संतान में ये वाले गुणसूत्र जाएंगे, इधर से एक्स एच वाला, इधर से सिंपल एक्स वाला, तो इसका लिंग मादा होगा और ये क्या होगी, केवल वाहक होगी, हीमोफिलिक नहीं होगी, क्या होगी, केवल वाहक होगी। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि इसमें से एक्स जाए और यहाँ से वाई जाए। ठीक है, तो इस बार जो शिशु का लिंग होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा, किसी पे भी एच मौजूद नहीं है, इसका मतलब इसका लिंग तो नर होगा लेकिन वो नर बिल्कुल स्वस्थ होगा, वो न ही वाहक होगा और न ही हीमोफिलिक होगा। अब इसमें आपको समझने वाली बात ये है, याद रखिएगा कि नर कभी भी वाहक नहीं होते हैं, नर या तो हीमोफिलिक होंगे यानी या तो उनको बीमारी होगी या फिर नहीं होगी। जबकि मादा में 2 कंडीशन होता है, मादा वाहक हो सकती हैं और हीमोफिलिक भी हो सकते हैं, यहाँ पे हीमोफिलिक भी हो सकती हैं और वाहक भी हो सकती हैं, यानी उन्हें हीमोफीलिया नामक रोग हो भी सकता है और नहीं भी होगा, और नहीं भी होगा तो वाहक भी हो सकती है, और तीसरा भी कंडीशन है कि वो बिल्कुल स्वस्थ भी हो सकती हैं। जबकि नर में क्या होता है, नर या तो वाहक होते हैं नर या तो हीमोफिलिक होते हैं यानी रोग से ग्रसित होते हैं या फिर बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, नर कभी भी वाहक नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हीमोफीलिया है इसका निर्धारण होता है कि कब ये बच्चों में कैसे जाता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी के बुक में भी है ये, कि जो रानी विक्टोरिया थी वो उनमें क्या था कि वो हीमोफीलिया की वाहक थी, यानी वो खुद वाहक थी, वो रोगी नहीं थी, वो क्या थी, वाहक थी। और उनके वंशावली में यानी उनके परिवार में, उनके खानदान में बहुत से व्यक्ति थे जो हीमोफिलिक थे, यानी उनको हीमोफीलिया रोग पहले से था।
रानी विक्टोरिया को नहीं था, वो केवल वाहक थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये हीमोफीलिया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।